Hello everyone, myself डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम केमिकल बॉन्डिंग सेकंड में आयोनिक सॉलिड्स के अंतर्गत जो प्रीवियस लेक्चर में हमने त्रिज्य अनुपात के बारे में डिस्कस किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम घनीय संरचना में आयनों की व्यवस्था से कितने प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं बनती हैं, साथ ही हम डिस्कस करेंगे पैकिंग ऑफ आयंस इन क्रिस्टल्स, और इसी के साथ हम ऋणायन के गोलों की पैकिंग कितने टाइप से होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो घनीय संरचना होती है उसमें आयनों की व्यवस्था से कितने प्रकार के क्रिस्टल संरचनाएं बनती हैं। तो इससे दो प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं बनती हैं, और उन दोनों प्रकार की क्रिस्टल संरचनाओं में जो फर्स्ट टाइप है वो है आपका MX या कहें AB प्रकार के यौगिक, और इसका एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड संरचना में अगर आप देखेंगे, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीजियम क्लोराइड संरचना को देखा था, तो इसमें 8:8 के रूप में केटाइन और एनाइन का मैनेजमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है। और इसमें आप देखेंगे इस संरचना में कि प्रत्येक जो धनायन होता है वो 8 ऋणायनों द्वारा और प्रत्येक ऋणायन 8 धनायन द्वारा घिरा रहता है, जैसा इसके इस कोऑर्डिनेशन अनुपात से आपको पता लग रहा है। सीजियम क्लोराइडों, ब्रोमाइडों और आयोडाइडों, इन सभी प्रकार में क्रिस्टल संरचनाएं कौन सी पाई जाती है? AB प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, और इस संरचना को हम क्रिस्टल संरचना को बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका टाइप है MX2 या कहें AB2 प्रकार के यौगिक। इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम फ्लोराइड या CaF2 संरचना में इस टाइप के यौगिक पाए जाते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कैल्शियम फ्लोराइड में वो होगा 8:4। अब आप देखिए, जैसा कि 8:4 से ये पता लग रहा है कि प्रत्येक धनायन 8 ऋणायनों द्वारा एक घनीय आकार में घिरा रहेगा, जबकि प्रत्येक ऋणायन केवल 4 धनायनों द्वारा एक चतुष्फलकीय आकार में घिरा रहेगा। और इस प्रकार की जो संरचनाएं का निर्माण होता है, उन संरचनाओं को हम फ्लूओराइड संरचना के नाम से भी जानते हैं। और फ्लूओराइड संरचना कैल्शियम फ्लोराइड के अतिरिक्त और किस किस के अंदर पाई जाती है? उसके एग्जाम्पल्स हैं क्षारीय मृदा धातुओं की फ्लोराइडों में भी फ्लोराइड संरचना पाई जाती है, बेरियम क्लोराइड में पाई जाती है, लैंथेनाइडों व एक्टिनाइडों के डाइऑक्साइडों में भी फ्लोराइड संरचना पाई जाती है। यदि हम इस यौगिक का फॉर्मूला AB2 या MX2 के स्थान पर M2X रखें, ले लें, तब इसका एग्जाम्पल क्षारीय धातु मोनोऑक्साइड जिसमें है Na2O, K2O आदि, और उनके सल्फाइड Na2S, K2S आदि हो, तो धनायन और ऋणायन की स्थिति में क्या अंतर होगा? केवल इंटरचेंज हो जाएगा, और संरचना भी कैसी हो जाएगी? इंटरचेंज होने से जो फ्लोराइड संरचना थी उसकी बिल्कुल विपरीत हो जाएगी, उसे हम कहेंगे एंटी फ्लोराइड संरचना। इनके अतिरिक्त और किस किस में इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं? कैडमियम में, मैग्नीशियम में, कैल्शियम में आदि के आयोडाइडों में परतीय संरचना वाले क्रिस्टल बनाते हैं। अब हम टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग अथवा संकुलन, जिसे कहें पैकिंग ऑफ आयंस इन क्रिस्टल्स। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि किसी आयनिक क्रिस्टल में, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर से ये पढ़ते आ ही रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है
वो क्या होता है, और एक क्रिस्टल में एक धनायन ऋणायनों के द्वारा घिरा रहता है, एक ऋणायन धनायनों के द्वारा घिरा रहता है। तो उसी के बारे में उसकी पैकिंग डिसाइड होती है। देखिए इसको यहाँ हम विस्तार से बताते हैं। एक धनायन अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर किनसे घिरा रहेगा, ऋणायनों द्वारा, और एक ऋणायन उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर धनायनों द्वारा घिरा रहेगा। और दोनों की संख्याएं इस प्रकार बैलेंस होती हैं कि जो क्रिस्टल बनेगा उसका कुल जो विद्युतता होगी वो कैसी होगी, विद्युत उदासीन होगा। वो जो क्रिस्टल बनेगा इन दोनों धनायन और ऋणायनों के सहयोग से, उसमें जो विद्युत की चालकता होगी वो कैसी होगी, वो विद्युत उदासीन होगा। और आयनिक क्रिस्टलों की संरचना को अगर हम ध्यान में दें तो आयन कठोर गोलों के रूप में होते हैं। कैसे गोलों के रूप में होंगे, कठोर गोलों के रूप में। यदि आयनिक क्रिस्टल के स्थायित्व के लिए यह आवश्यक होता है, किसी भी आयनिक क्रिस्टल की स्टेबिलिटी के लिए क्या आवश्यक होगा, उसके आयनों की पैकिंग इस प्रकार से हो कि अगर ये जो निम्न शर्त दी हुई है, अगर इन शर्तों का अधिकतम पालन होगा तो उसके स्थायित्व की संभावना मैक्सिमम होगी। कौन कौन सी शर्तें हैं, पहली शर्त ये है कि आयनों के द्वारा घेरा गया आयतन अधिकतम हो। क्या होना चाहिए, अधिकतम आयनों के द्वारा घेरा हुआ आयतन। और न्यूनतम क्या होना चाहिए, उनके मध्य छूटा हुआ रिक्त स्थान। दोनों में ध्यान दें आप, आयनों के द्वारा घेरा हुआ स्थान तो अधिकतम हो और उनके मध्य छूटा हुआ स्थान न्यूनतम हो। एक शर्त तो ये है। दूसरी क्या है, प्रत्येक आयन अपने से विपरीत आवेशित आयनों की अधिक से अधिक संख्या द्वारा घिरा हुआ होना चाहिए। इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य न्यूनतम दूरी भी होनी चाहिए। इन दोनों बातों से क्रिस्टल के मध्य क्या होगा, आकर्षण बल अधिक होगा और इससे क्या होगा, क्रिस्टलों को स्थायित्व प्रदान होगा। तीसरा क्या है, समान आवेशित आयन इस प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिए कि उनमें जो रिपल्सन फोर्स है वो तो न्यूनतम हो, क्योंकि रिपल्सन फोर्स से क्रिस्टल की जो एनर्जी है उसका मान बढ़ जाएगा और एनर्जी का मान बढ़ने से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। चौथी शर्त है कि पूरा क्रिस्टल कैसा होना चाहिए, विद्युत उदासीन होना चाहिए। ये चारों शर्तों की पालना अगर अधिकतम होगी तो आपकी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी भी अधिकतम होगी। अब हम ये जानते हैं कि जो ऋणायन होते हैं वो कैसे आकार के होते हैं, बड़े आकार के, जबकि धनायन कैसे आकार के होते हैं, ऋणायन की तुलना में छोटे आकार के होते हैं। अब अगर हम इन चारों शर्तों का पालन करें तो क्या होगा, पहले बड़े आकार वाले ऋणायन व्यवस्थित होंगे और कम से कम स्थान में अधिक से अधिक ऋणायन आ जाएं, इस प्रकार से वो व्यवस्थित होंगे। फिर उनके मध्य रहे हुए रिक्त स्थान में छोटे आकार वाले धनायन फिट हो जाते हैं। इस प्रकार स्थायी क्रिस्टल संरचना हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कि ऋणायन के बड़े गोलों की जो पैकिंग है वो प्रमुख रूप से उसकी कितने कितने प्रकार की संभावना हो सकती है। तो ऋणायनों के बड़े आकार, बड़े गोलों का जो पैकिंग है उनकी दो प्रकार से प्रमुख रूप से संभावना हो सकती है। एक तो है वर्गीय जालक जिसे कहें स्क्वायर लैटिसी, और दूसरा है आपका षटकोणीय जालक जिसे कहेंगे हम हेक्सागोनल लैटिसी। अब इनका हम नंबर वाइज अध्ययन करेंगे। तो पहला है आपका स्क्वायर लैटिसी। स्क्वायर लैटिसी में क्या होगा कि इसमें बड़े गोलों की परस्पर लंबवत पंक्तियों के द्वारा इस प्रकार की वर्गाकार संरचना बनेगी कि एक सतह में प्रत्येक गोला चार अन्य गोलों को स्पर्श करेगा। आप देखिए ये आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये सतह के रूप में ये गोले जमे हुए हैं और प्रत्येक गोला एक अन्य गोले को स्पर्श कर रहा है। अब आप देखिए इस डायग्राम में जिसे कहें हम ए, एक्स से अंकित चार ऐसे स्थान है। यहाँ पर ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स और ये एक्स,
ये 4 ऐसे स्थान हैं जो छिद्र के रूप में हैं। यदि इनके ऊपर भी हम इन गोलों की एक और पंक्ति को जमा दें तो क्या होगा, 4 गोले इन स्थानों पर टिक जाएंगे और उससे आपकी स्ट्रक्चर कौन सी प्राप्त होगी, ये बी वाली वर्गीय जालकों की 2 सतह वाली स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। अब आप इस चित्र में देखिए, एक वाई छिद्र आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये रहा वाई छिद्र, और इस वाई छिद्र में अगर हम दूसरी सतह को रख दें इसके ऊपर, दो तीसरी सतह को आएगी, तो इस प्रकार जो आपका कंप्लीट क्रिस्टल जालक होगा उसमें डिफरेंट आयन व्यवस्थित हो जाएंगे और इससे आपकी जो संरचना बन के आएगी क्रिस्टल की वो कौन सी होगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे कहें बीसीसी या काय केंद्रीय घनीय संरचना। इस प्रकार के वर्गीय जालक में कुल स्थान का कितना परसेंट गोलों द्वारा घिरा रहता है, 68% गोलों के द्वारा घिरा रहता है। और इस व्यवस्था की जो संकुलन क्षमता है वो 68% होती है। इस प्रकार के संकुलन में आयनों की समन्वय संख्या का मान कितना होगा, 8 होगा। अब इसका दूसरा प्रकार क्या है, षटकोणीय जालक, जिसे कहते हैं, जिसे हम हेक्सागोनल लैटिस भी कहते हैं। इसमें किस प्रकार की गोलों की व्यवस्था होगी, देखिए आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये षटकोणीय जालक की एक सतह का डायग्राम है। इसमें क्या होगा कि इस प्रकार की व्यवस्था में एक गोले की गोलाई में 6 गोले इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि इन गोलों के केंद्रों को मिलाया जाए तो एक षटभुजीय संरचना बनती है। देखिए आप, इन गोलों की इस प्रकार से व्यवस्था है कि इन सभी के सेंटर्ड को हम अगर आपस में मिलाएं तो ये एक षटभुजीय संरचना हमें मिल रही है, इसलिए इसको षटकोणीय जालक कहते हैं। अब आप देखिए इस डायग्राम में टोटल गोले कितने, 7, और इन 7 गोलों की एक सतह की व्यवस्था में हम इस प्रकार से 6 छिद्र हैं, 6 छिद्र अंकित हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 छिद्र अंकित हैं। इन 6 छिद्रों में से 3 के ऊपर 3 गोले हैं। देखिए 3 तो ऊपर हैं और 3 व्यवस्थित होकर दूसरी सतह बना सकते हैं। एकांतर क्रम में 3 छिद्र रिक्त रह जाते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये एकांतर क्रम में 3 छिद्र रिक्त रह जाएंगे और इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों का आयतन कुल आयतन का कितना परसेंट होगा, 74% हो जाएगा। अर्थात षटकोणीय जालक की संकुलन क्षमता 74% है। जबकि आपने देखा वर्गीय या स्क्वायर लैटिसी में जो संकुलन क्षमता थी गोलों की वो 68% थी। इसलिए जो षटकोणीय जालक व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, क्लोजेस्ट पैक्ड अरेंजमेंट या निबिड संकुलित व्यवस्था भी कहते हैं, और यह व्यवस्था वर्गीय जालक व्यवस्था से अधिक स्थायी होती है। इस प्रकार के जालकों में तीसरी सतह की व्यवस्था के लिए 2 संभावनाएं हैं। कौन कौन सी है, षटकोणीय जालक 2 प्रकार से व्यवस्थाएं देता है। पहली है षटकोणीय निबिड संकुलन, जिसे कहें हम हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग एससीपी। इस व्यवस्था में क्या होगा, इस व्यवस्था में तीसरी सतह की व्यवस्था इस प्रकार की होगी कि वह प्रथम का ही प्रतिरूप होगी, और इस प्रकार क्रिस्टल में कुल मिलाकर 2 प्रकार की सतहें बनेंगी, क्योंकि तीसरी तो पहली का ही प्रतिरूप है, तो इसे हम कह सकते हैं ए व्यवस्था। और इस प्रकार की जो रचना होगी, यदि 3 सतहों पर ध्यान दें तो दूसरी व तीसरी सतह में जो छिद्र छूटे हुए हैं, माना वो पहली और दूसरी सतह के मध्य छूटे हुए छिद्रों को बिल्कुल सीध में होते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल में ऊपर और नीचे एक नली के आकार में छिद्र रह जाते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ऊपर और नीचे एक नली के रूप में छिद्र रह गए हैं। इस संरचना को प्रदर्शित करते हैं। और अगर बी को देखें तो इसके समझने के लिए आपको इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं कि इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देगी अगर बी रूप में भी आप इसको देखें। और दूसरा इसका टाइप है
फलक केंद्रित घन संकुलन जिसे कहें फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग या एफसीसी, या हम इसे निबिड घन संकुलन क्लोज क्यूब पैकिंग सीसीपी भी कह सकते हैं। इस संरचना में क्या होगा कि इस प्रकार की संरचना वाले क्रिस्टलों में षटकोणीय जालकों की दो सतहों तो एससीपी की भांति होती है ए और बी, लेकिन तीसरी सतह ए का प्रतिरूप न होकर इसका विपरीत होती है, अतः इसे हम क्या कहेंगे, ए बी सी व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें जो तीसरी या सी सतह के गोले उन छिद्रों के ऊपर व्यवस्थित होते हैं जो ए सतह में रिक्त रह गए थे, अतः इस प्रकार की व्यवस्था में लंबी नली के आकार में रिक्त स्थान नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक सतह के रिक्त छोटे छिद्रों पर ही अगली सतह व्यवस्थित हो जाती है। देखिए आप डायग्राम ए और बी में आपको फलक केंद्रीय घन संरचना दिखाई दे रही है। इसमें ए, बी और सी टाइप के गोलों का व्यवस्था है। अब क्या देखते हैं कि इन दोनों प्रकार के संकुलनों में जो आयनों के कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है आपका 12, क्योंकि दोनों ही में प्रत्येक आयन उसी तल के 6 आयनों के ऊपर तथा नीचे के तल के 3-3 आयनों के संपर्क में रहता है। जब ऋणायनों के बड़े गोलों की पैकिंग हो जाती है तो उनके मध्य कुछ अंतरकाशी स्थान अथवा छिद्र रह जाते हैं और इन छिद्रों में छोटे आकार के धनायन फिट हो जाते हैं और क्रिस्टल संरचना पूर्ण हो जाती है। ऋणायनों के बड़े गोलों की पैकिंग 3 प्रकार के छिद्र बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक तो होता है त्रिकोणीय छिद्र जिसे कहेंगे ट्राइगोनल होल्स। इसमें क्या होगा, 3 गोलों को परस्पर स्पर्श करते हुए व्यवस्था हो तो उनके मध्य का छिद्र त्रिकोणीय होगा। देखिए आप त्रिकोणीय छिद्र, इन तीनों गोलों का परस्पर एक दूसरे से संपर्क में आने पर यह मध्य का छिद्र त्रिकोणीय छिद्र है। दूसरा है इसका टाइप टेट्राहेड्रल होल्स। जब 4 गोले परस्पर चतुष्फल के आकार में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होते हैं तो उनके मध्य का जो छिद्र है वो चतुष्फलकीय छिद्र होता है। इस प्रकार से इनके मध्य का छिद्र चतुष्फलकीय छिद्र कहलाएगा। और तीसरा अंतिम है ऑक्टाहेड्रल होल्स या अष्टफलकीय छिद्र। यदि 3-3 की 2 सतहों में 6 बड़े गोले एकांतर क्रम में जुड़े हुए हों तो उनके मध्य अष्टफलकीय छिद्र बन जाता है। ये देखिए, ये 3-3 के क्रम में अगर ये आपस में जुड़े हुए हों 2 सतहों में तो एकांतर क्रम में जो छिद्र बनेगा वो अष्टफलकीय छिद्र कहलाएगा। थैंक यू।